हाँ तो नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों। तो आज का मेरा मैं 11th का जो लेक्चर लेके आया हूँ बेटा, मैं बता दूँ मेरा रिएक्शन मैकेनिज्म चल रहा था। और रिएक्शन मैंने क्या कर दिया था, मैंने इंटरमीडिएट स्टार्ट कर दिए थे। और इंटरमीडिएट में मैंने भाई साहब क्या क्या बता दिया था, मैंने कार्बोकैटायन बता दिया था, कार्बेनायन और रेडिकल तक का मेरा हो गया था। 11th क्लास की अगर बात करें तो बेटा वो मोस्टली कार्बोकैटायन, रेडिकल या फिर मेरे पास कार्बेनायन और इनकी स्टेबिलिटी को लेकर के क्वेश्चन पूछता है। मगर अगर थोड़ा सा लेवल हाई कर लेते हैं तो थोड़ा सा 11th के बच्चों को थोड़ा सा कार्बीन और देख लेना चाहिए, ठीक है। मतलब हमारे पास बेटा एक 4th इंटरमीडिएट है बेटा, जिसको हम बोलते हैं कार्बीन, ठीक है। हमारे पास जो चौथा इंटरमीडिएट उसका नाम क्या है बेटा, होता है कार्बीन। जिस तरह से मेरे पास कार्बोकैटायन एक प्रकार का इंटरमीडिएट है, जिस तरह से मेरे पास कार्ब एनायन भी एक प्रकार का रिएक्शन के बीच में बनने वाला इंटरमीडिएट है बेटा, उसी तरह से मेरे पास जो कार्बीन है वो भी मेरे पास इंटरमीडिएट है। अब अगर मैं कार्बीन की बात करूं तो सर इसे कैसे पहचानते हैं हम लोग। सर आपने कार्बोकैटायन को बताया था जिस कार्बन पे प्लस चार्ज आ जाए उसको हम लोग कार्बोकैटायन बोल देंगे। सर आपने बताया था कि जिस कार्बन पे माइनस चार्ज आ जाए उसे हम बेटा कार्बेनायन बोल देंगे। जिस कार्बन पे एक सिंगल डॉट उसे हम बेटा क्या बोल देंगे, रेडिकल बोल देंगे। मगर अब यहाँ पर कार्बीन को सर हम कैसे पहचानें, तो बेटा अगर किसी कार्बन पर दो आपके बॉन्ड पेयर हों और बच्चा एक लोन पेयर हो, मतलब यहाँ पर कुछ एटम्स या ग्रुप लगे हो सकते हैं बेटा। अगर मेरे पास कोई ऐसा कार्बन है जिसके पास बेटा दो बॉन्ड पेयर बने हो बेटा और बेटा एक लोन पेयर हो, अगर आपको लिखना ही है तो आप लिख सकते हैं द कार्बन एटम विद बेटा 2 बॉन्ड पेयर एंड 1 लोन पेयर इज नोन एज बेटा कार्बीन, ठीक। अब ये मेरे पास कार्बीन हो गया। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने अगर सी पर अगल बगल दोनों एच लगा दिए, सी पर अगल बगल एच और ये लोन पेयर हो गया, जिसका नाम बच्चा है डाईहाइड्रोकार्बीन। क्या नाम है बेटा, डाईहाइड्रोकार्बीन। इसी तरह से बेटा अगर कार्बन पे हम लोग 2 Cl लगा देते हैं और बेटा हम लोग एक लोन पेयर, इसका नाम है बेटा डाईक्लोरोकार्बीन। अगर बेटा कार्बन पे हम लोग 2 मेथिल लगा देते हैं, अगर कार्बन पे बच्चा 2 मेथिल लग गए तो इसका नाम है डाईमेथिल कार्बीन। तो ये हमारे कई प्रकार के कार्बीन यहाँ पर पाए जाते हैं। अब सर बात आता है सर इनकी भी कुछ ज्योमेट्री होगी, तो मैं बता दूं कार्बन जो कार्बीन का है बेटा, यहाँ पर मोस्टली हमारे पास जो कार्बीन का कार्बन है, अगर मैं अपने इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री वाले केमिकल बॉन्डिंग के कॉन्सेप्ट से अगर मैं चला जाता हूँ तो मैं बोलता हूँ कार्बीन का जो हाइब्रिडाइजेशन है, देखिए ये बेटा बॉन्ड पेयर है, ये बेटा बॉन्ड पेयर और ये मेरा लोन पेयर है। तो बेटा हाइब्रिडाइजेशन निकालने के लिए हम लोग बॉन्ड पेयर गिन लेते हैं और प्लस क्या करते हैं, लोन पेयर गिन लेते हैं, ठीक। तो बॉन्ड पेयर यहाँ पे 2 निकलेगा बेटा, एक लोन पेयर निकलेगा, तो टोटलिंग मेरे पास 3 आ जाएगी। और टोटलिंग 3 के अकॉर्डिंग बच्चा इसका जो हाइब्रिडाइजेशन है मोस्टली बेटा क्या देखने को मिलेगा बेटा, sp2। मतलब मोस्ट ऑफ द केसेस में आपका जो हाइब्रिडाइजेशन है बेटा वो बेटा sp2 हो जाएगा। और अगर बेटा इसका जो हाइब्रिडाइजेशन है अगर बेटा वो sp2 हो गया तो मैं बोल दूंगा बेटा इसकी जो ज्योमेट्री वो कैसी हो जाएगी बेटा, ट्राइगोनल ज्योमेट्री। मतलब कुल मिला के इसकी जो ज्योमेट्री है वो जो लोन पेयर है बेटा वो आपका पड़ा है हाइब्रिड ऑर्बिटल में और 2 आपके हाइब्रिड बॉन्ड है। कार्बन का हमें पता है कि मैक्सिमम हाइब्रिडाइजेशन sp3 हो सकता है। इसका मतलब एक p जो है वो छूट गया है बेटा, वो जो p छूट गया है वो अनहाइब्रिड है और वो बेटा पूरा एम्प्टी पड़ा होगा। तो मेरे पास ये कार्बीन है। और कार्बीन की अगर हम टाइप की बात करें, टाइप, तो बेटा कार्बीन 2 प्रकार का होता है। जैसे मेरे पास एक होता है बेटा सिंगलेट कार्बीन होता है बेटा, और दूसरा मेरे पास बच्चा होता है ट्रिपलेट कार्बीन, ठीक है। मेरे पास जो कार्बीन है बेटा वो 2 प्रकार का है और ये 2 ही प्रकार का रहता है, इसका कोई और क्लासिफिकेशन है भी नहीं। तो सर सिंगलेट कार्बीन क्या है, तो मैं बता दूं जरा, मैं अपना स्ट्रक्चर ड्रा कर लूँ कि ये मेरे पास कार्बन है बेटा, इधर और इधर ये 2 बॉन्ड पेयर कुछ एटम्स या ग्रुप लगे होंगे। अब ये इधर की तरफ मैं छोटा लूप और इधर की तरफ बेटा मैं बड़ा बना रहा हूँ, बड़ा लूप, ठीक है। तो अगर कोई ऑर्बिटल आपको ऐसा दिखता है जिसमें एक तरफ का लूप बेटा छोटा हो और बेटा एक तरफ का लूप बेटा बड़ा हो तो उसको बोलते हैं बेटा हाइब्रिड ऑर्बिटल। क्या बोलते हैं बेटा, हाइब्रिड ऑर्बिटल। तो देखो ये वाला हाइब्रिड हो गया, ये हाइब्रिड हो गया और ये हाइब्रिड हो गया। तो यहाँ पर एक आपका हो जाएगा अनहाइब्रिड, यू ऐसे इस तरह से प्लेन के परपेंडिकुलर, ठीक है। तो ये इसका स्ट्रक्चर होगा। अब मेरे पास लोन पेयर सेट करने हैं। अब देखो ये जो ऑर्बिटल है बेटा जिसमें एक तरफ का लूप बड़ा एक तरफ का छोटा है, ये बेटा आपका हाइब्रिड है। और ये जिसमें पूरा आपका डंबल शेप का जो दिख रहा है जो प्लेन के परपेंडिकुलर है बेटा,
ये बेटा अनहाइब्रिड है। कैसा है? अनहाइब्रिड। तो इस वजह से ये हाइब्रिड। अब इसकी ज्योमेट्री देखिए, इसकी ज्योमेट्री इस तरह से बेटा ट्राइगोनल ज्योमेट्री की आती है। देखिए ध्यान से, इसकी ज्योमेट्री बेटा कैसी है? ट्राइगोनल। बॉन्ड एंगल 120 का होगा। अब यहाँ पर मेरे को क्या सेट करना बाकी है बेटा? मेरे को लोन पेयर सेट करना बाकी। क्या सेट करना बाकी बेटा? लोन पेयर। तो अगर मेरे पास पूरे दोनों इलेक्ट्रॉन अगर बेटा हाइब्रिड में चले जाएंगे, किसमें चले जाएंगे बेटा? हाइब्रिड में, और अनहाइब्रिड बेटा खाली रह जाएगा। ठीक है, मतलब मेरे लोन पेयर के दोनों इलेक्ट्रॉन अगर बेटा हाइब्रिड में चले गए और ये मेरे पास खाली रह गया, तो ऐसे कार्बीन को मैं बोलता हूँ सिंगलेट कार्बीन। एक्चुअल में होता क्या है, हमारे पास एक पॉइंट होता है जिसको मैं बोलता हूँ बेटा स्पिन मल्टीप्लिसिटी। क्या बोलता हूँ बेटा? स्पिन मल्टीप्लिसिटी। और इसका फॉर्मूला होता है 2s+1। अगर स्पिन मल्टीप्लिसिटी की वैल्यू आपकी 1 आती है तो उसे मैं सिंगलेट बोलता हूँ, और अगर इसकी वैल्यू 3 आती है तो बेटा इसे मैं ट्रिपलेट बोलता हूँ। ठीक, अब जरा देख लेते हैं सर ये टोटल एस क्या है बेटा? ये जो टोटल एस है ये टोटल स्पिन ऑफ द इलेक्ट्रॉन है। ये जो टोटल एस है बेटा ये टोटल स्पिन ऑफ द इलेक्ट्रॉन है। एक इलेक्ट्रॉन की स्पिन प्लस हाफ होती है अगर वो क्लॉकवाइज होता है, और अगर एंटी क्लॉक तो क्या होता है बेटा? माइनस हाफ। जरा इसमें आप देखिए, इस वाले में एक इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज है और एक एंटी क्लॉकवाइज, तो एक प्लस हाफ है और एक माइनस हाफ है। तो इस केस में जो एस की वैल्यू आएगी बेटा वो 0 आ जाएगी। क्या आ जाएगी? 0। तो मैं यहाँ लगाऊंगा तो 2 × 0 + 1 हो जाएगा, तो ये वैल्यू 1 आएगी। ठीक है, तो जब मेरे पास स्पिन मल्टीप्लिसिटी की वैल्यू मेरे पास 1 आ जाएगी तो उसे बेटा मैं नाम दूंगा सिंगलेट कार्बीन। क्या नाम दूंगा बेटा? सिंगलेट। इसी तरह से अगर ट्रिपलेट बनाना है तो ट्रिपलेट में भी आप इस तरह से कोई ग्रुप लगे होंगे। ये बेटा आपका हो गया हाइब्रिड ऑर्बिटल, और ये बेटा प्लेन के परपेंडिकुलर कैसा हो गया? अनहाइब्रिड। ठीक है, इस वाले केस में क्या होता है कि दो इलेक्ट्रॉन एक ही ऑर्बिटल में नहीं होते हैं, एक बेटा जाता है हाइब्रिड में और एक बेटा जाता है अनहाइब्रिड में। अगर आपके दोनों इलेक्ट्रॉन अलग अलग ऑर्बिटल्स में चले गए, मतलब एक बेटा चला गया हाइब्रिड में चला गया और एक बेटा चला गया अनहाइब्रिड में, तो इस तरह के कार्बीन को हम बोलते हैं ट्रिपलेट कार्बीन। ठीक है, कैसे बोलेंगे ट्रिपलेट? इसका भी हम लोग निकालेंगे स्पिन मल्टीप्लिसिटी 2s+1। मगर अब की ध्यान से देखिए, दोनों चूंकि अलग अलग ऑर्बिटल्स में है तो अकॉर्डिंग टू पाउली प्रिंसिपल अगर ये अलग अलग है, पाउली ने बताया था अगर एक साथ दोनों रखने हैं तो एक क्लॉक एक एंटी क्लॉक, अगर अलग अलग रखने हैं तो दोनों क्लॉक हो सकते हैं। तो पहला भी प्लस हाफ हो गया बेटा और दूसरा भी क्या हो गया? प्लस हाफ। जब दोनों ही प्लस हाफ हो गए तो टोटल एस की वैल्यू बेटा 1 आ गई। कितनी आ गई? 1। तो जरा 1 लगा दीजिए, तो 2 × 1 + 1, ये वैल्यू बच्चा कितनी आ गई? 3 आ गई। कितनी आ गई? 3। तो इस वजह से इसे हम बोलते हैं बेटा ट्रिपलेट कार्बीन। तो अगर कभी आपसे पूछ दे कि कार्बीन कितने प्रकार का होता है तो जनरली आपका 2 प्रकार का होता है। मेरे पास कभी कभी कार्बीन पर sp हाइब्रिडाइजेशन भी होता है, जब कभी हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करेंगे, ठीक है, तो वहाँ sp भी मिलेगा अगर उसकी ज्योमेट्री लीनियर होगी, और जो लोन पेयर होगा बेटा वो अनहाइब्रिड में चला जाएगा और ज्योमेट्री लीनियर होती है। ठीक है, मैंने फिलहाल अभी दोनों sp2 वाले बताए। अब एक क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि सर सिंगलेट और ट्रिपलेट कार्बीन में ज़्यादा स्टेबल मोस्टली कौन सा होता है? ठीक है, तो मैं बता दूँ, जो मेरे पास ट्रिपलेट कार्बीन है, जो मेरे पास ट्रिपलेट कार्बीन है बेटा, इसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है इन कंपेयर टू सिंगलेट कार्बीन। ठीक है, इन कंपेयर टू सिंगलेट कार्बीन। क्यों ऐसा है? देखिए, अगर आपके इलेक्ट्रॉन एक साथ रह रहे हैं, अगर आपके इलेक्ट्रॉन एक साथ रह रहे हैं बच्चा, तो भाई साहब उसमें रिपल्सन लगेगा। क्या लगेगा? रिपल्सन, क्योंकि दोनों इलेक्ट्रॉनों का जो चार्ज होता है माइनस होता है। क्या होता है बेटा? माइनस। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि अगर आप सिंगलेट को देखें तो दोनों इलेक्ट्रॉन एक साथ विराजमान है। अगर भैया दोनों इलेक्ट्रॉन एक साथ हैं तो इनमें बेटा रिपल्सन लगेगा, और रिपल्सन आने से कहीं ना कहीं स्टेबिलिटी कम हो जाएगी। मगर इसको देखिए, दोनों इलेक्ट्रॉन बेटा अलग अलग हो गए हैं। अगर बेटा दोनों इलेक्ट्रॉन अलग अलग हो गए हैं तो इसमें रिपल्सन कम लगेगा। इस वजह से अगर स्टेबिलिटी पूछेगा तो बेटा ट्रिपलेट कार्बीन इज मोर स्टेबल इन कंपेयर टू सिंगलेट। अब हम लोग एक दो रिएक्शन देख लेते हैं जहां पर हमारे पास कार्बीन का फॉर्मेशन होता है। फिर इसके बाद हम लोग अपनी चालू करेंगे, हम लोगों को कितने प्रकार की मैकेनिज्म 11th लेवल के लिए पढ़ लेनी चाहिए ताकि हमारा बेसिक मजबूत रहे। ठीक है ना, तो हमारे पास अगर कार्बीन फॉर्मेशन की बात करी जाए, हम लोग बात करते हैं बच्चा कार्बीन फॉर्मेशन, मतलब किस किस रिएक्शन में बेटा कार्बीन का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो ज़्यादा रिएक्शन नहीं, 2-3 एग्जाम्पल आपको बता रहा हूँ। जैसे मेरे पास पहला एग्जाम्पल है, एक मॉलिक्यूल होता है CH2N2। ठीक है बेटा,
इस मॉलिक्यूल को हम लोग डाईएजोमेथेन बोलते हैं। देखो कभी भी अगर N2 ग्रुप कहीं चिपक जाता है, ठीक है, अगर कहीं पर बेटा N2 ग्रुप चिपक जाता है इसे डाईएजो बोलते हैं, ठीक है। अच्छा बेटा मेथेन का फॉर्मूला क्या होता है CH4, तो उसके 2 H कम करके मैंने N2 लगा दिया, तो इसका नाम क्या है बेटा डाईएजोमेथेन। इस कंपाउंड को या तो आप हीट कर दीजिए या तो आप लाइट दे दीजिए, ठीक है। इस कंपाउंड को या तो आप हीट कर दीजिए या लाइट कर दीजिए, ये मतलब लाइट दे दीजिए, इसमें से N2 गैस बाहर निकल जाएगी और N2 गैस बाहर निकलने के बाद 2 H लगे रह जाएंगे और ये मेरे पास लोन पेयर ऐसे आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पर N2 निकल गई गैस के फॉर्म में और ये मेरे पास कार्बीन बन गया। कार्बीन की जो पहचान होती है बेटा 2 बॉन्ड पेयर और साथ में क्या होता है बेटा 1 लोन पेयर। देखो मैं स्ट्रक्चर के लिए नहीं जा रहा हूँ, इसके स्ट्रक्चर के लिए भी नहीं जा रहा हूँ, या अगर मैं इसका स्ट्रक्चर बनाऊँ तो यहाँ पर C पे मेरे 2 H लगे होते हैं और यहाँ पर सिंगल बॉन्ड N पर होता है प्लस, ट्रिपल बॉन्ड N और यहाँ पर एक लोन पेयर के साथ होता है माइनस। ये इसका बेटा स्ट्रक्चर होता है। तो जैसे मैं इसको हीट करता हूँ ना तो N पर चूंकि प्लस होता है मतलब कमी है, तो ये अपनी कमी को पूरा करने के लिए इलेक्ट्रॉन बॉन्ड तोड़ के अलग हो जाएगा और देखिए बिल्कुल यही सिस्टम बच जाएगा। कार्बन पे एक लोन पेयर, हाँ जब ये इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा तो इसका जो माइनस था वो माइनस हट जाएगा क्योंकि वो जो एक्सेस इलेक्ट्रॉन है वो N लेके चला गया, ठीक है। तो ऐसे कर सकते हैं। दूसरा मेरे पास एक क्या तरीका है कि अगर मैं कभी क्लोरोफॉर्म ले लूँ, क्या ले लूँ बेटा क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म का बच्चा ना फॉर्मूला होता है CaCl3 और उसको दे दूं बेस, दे दूं क्या दे दूं बेस, स्ट्रॉन्ग बेस साथ हीट कर दूं, ठीक है। तो क्लोरोफॉर्म को जब मैं बेस देता हूं तो बेटा यहाँ पर एक एल्फा एलिमिनेशन हो जाता है। बेटा क्या हो जाता है बेटा यहाँ पर एल्फा एलिमिनेशन। सर ये क्या होता है? देखो भाई एलिमिनेशन का मतलब होता है कुछ निकलना। एलिमिनेशन का मतलब क्या होता है बेटा कुछ निकलना। तो जब एलिमिनेशन एक ही एटम से हो रहा हो, जैसे इस रिएक्शन में इसी से H निकल जाता है, इसी से Cl निकल जाता है, ठीक है ना। मतलब जो बेस आ रहा है वो समझो एसिड लेके निकल गया, ठीक है। ये समझिए आप अपने समझने के लिए, मैकेनिज्म तो नहीं बता रहा हूँ उसकी, मतलब जो बेस आ रहा है वो एसिड लेके निकल जाता है। तो बताइए यहाँ पर C पे 2 Cl बच जाते हैं और एक लोन पेयर बच जाता है। उसका नाम तो बेटा डाईहाइड्रोकार्बीन था बेटा, इसका नाम बच्चा क्या हो जाएगा डाईक्लोरोकार्बीन। तो अगर कभी 11th लेवल में आपका कुछ प्रिपरेशन वगैरह आता है तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं इन 2 मेथड्स को, ठीक है। अब हमारे पास जितने आपको 11th लेवल में इंटरमीडिएट पढ़ लेने चाहिए उतने आपने पढ़ लिए, ठीक है। अब हम लोग बेटा बात कर लेते हैं कि हम लोग मैकेनिज्म सर कितने प्रकार की हम लोग पढ़ लेते हैं इस चैप्टर में। मैकेनिज्म सर हम लोग कितने प्रकार की पढ़ लें, तो मैं बता दूं मैकेनिज्म हम लोगों को पढ़ लेनी चाहिए। एक तो हमें पढ़ लेनी चाहिए सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की मैकेनिज्म पढ़ लेनी चाहिए, हमें एडिशन की पढ़ लेनी चाहिए और हमें एलिमिनेशन। देखिए रीअरेंजमेंट बहुत कम जगह पे इस्तेमाल होता है, इस्तेमाल होगा जेई और नीट लेवल पे होगा। अभी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं आपका 11th का टारगेट है हमारा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोगों को एक तो बेटा हम लोगों को एडिशन रिएक्शन की मैकेनिज्म पढ़ लेनी चाहिए बेटा। दूसरा बेटा हमें एलिमिनेशन की रिएक्शन मैकेनिज्म पढ़ लेनी चाहिए और तीसरा बेटा हमें सब्स्टिट्यूशन। मतलब ये 3 रिएक्शनों की अगर आप मैकेनिज्म नहीं पढ़ते हैं, बहुत से बच्चे क्या करते हैं 11th लेवल में इन सबको स्किप कर जाते हैं, ठीक है। और बस इसी का ही हर्जाना जो है वो पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पर भुगतते रहते हैं, क्योंकि जब इनका बेसिक ही कमज़ोर हो जाएगा तो आगे की ऑर्गेनिक की बातें उनको बिल्कुल भी समझ में नहीं आती हैं, ठीक है। अब यहाँ पर क्या मेरे पास एडिशन रिएक्शन में क्या है, हो सकता है कि अटैक करने वाला इलेक्ट्रोफाइल हो जाए, ठीक है। तो इसका नाम होता है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। क्या नाम होता है बेटा इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। मतलब आपका जो एडिशन है उसमें अटैक करने वाला इलेक्ट्रोफाइल होता है, ठीक है। आपको 2 प्रकार के रिएजेंट सिखाए गए थे बेटा, जिनके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होती है उनको बेटा हम लोग इलेक्ट्रोफाइल बोलते हैं और जिनके पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होते हैं उनको हम लोग न्यूक्लियोफाइल बोलते हैं। अगर किसी रिएक्शन में इलेक्ट्रोफाइल आके अटैक करता है बेटा तो उसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। इसी तरह से आपका हो सकता है कि न्यूक्लियोफाइल आके अटैक करे तो बेटा उसका नाम NAR रखेंगे। क्या रखेंगे बेटा NAR। मतलब कहीं पर कोई डबल या ट्रिपल बॉन्ड था उसमें कोई न्यूक्लियोफाइल आके जुड़ गया, ठीक है, न्यूक्लियोफाइल आगे ऐड हो गया, पहले स्टेप में किसका अटैक हुआ वो देखना है। अगर हमारे पहले स्टेप में इलेक्ट्रोफाइल ऐड हो रहा है तो हम बोलेंगे इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, और अगर न्यूक्लियोफाइल ऐड हो रहा है तो न्यूक्लियोफिलिक। और एक हम लोग डाल सकते हैं अगर रेडिकल अटैक हो रहा है या फ्री रेडिकल अटैक कर रहा है तो फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन। मतलब कुल मिला के हमारे पास 3 प्रकार की हैं, ठीक है। हम लोग जब नीट या जेईई लेवल्स की बातें करेंगे
तो बेटा ये तीनों पढ़नी पड़ेंगे। अभी तो फिलहाल हम लोग 1-2 में काम चला लेंगे, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन और न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, ठीक है। अच्छा बेटा, एलिमिनेशन रिएक्शन हमारे पास क्या होती है? एलिमिनेशन रिएक्शन हमारे पास है ये, इसमें चूंकि निकलना होता है, किसी का अटैक नहीं होना, किसी का निकलना है ना कुछ, तो ये बेटा ये 3 प्रकार की पढ़ेंगे, E1 E2 और बेटा E1C भी पढ़ लेंगे। मगर 11 लेवल में थोड़ा बहुत हम लोग E1 देख लेंगे और थोड़ा बहुत मतलब भर का E2 देखेंगे, ठीक है ना। मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि 11th में ये बच्चे जो है ना ये टॉपिक स्किप कर जाते हैं और इसका हर्जाना ये पूरा इंटर और पूरा नीट जी भुगतते रहते हैं और उनको ऑर्गेनिक पल्ले नहीं पड़ते कि क्या कहाँ पर हो गया, ठीक है। हाँ, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में भी क्या होना है, देखो इसमें तो कुछ निकलना था, तो ये इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल वर्ड नहीं चिपके। यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन में क्या होना है, इसमें कोई आके अटैक करेगा, कुछ निकलेगा। तो अगर बेटा इलेक्ट्रोफाइल अटैक कर रहा है बेटा, ठीक है, तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो जाएगी, ठीक है। अगर बेटा न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो जाएगी। अगर बेटा फ्री रेडिकल अटैक कर रहा है तो फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये मैंने सारे टाइप समझा दिए हैं, मैंने सारे बता दिए हैं, मगर हमें अपने 11th की क्वालिटी को भी मेंटेन करना है और अपने सिलेबस को भी ध्यान में रखना है कि हमें कितनी बातें उसमें से पढ़ लेनी चाहिए। तो इतने प्रकार के रिएक्शन हैं। अब हम लोग पहले चालू करेंगे अपना एडिशन रिएक्शन, और जो मोस्ट फेमस हमारा है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, इसको आप नोट कर लीजिए फटाक से। ठीक भाई साहब, बन गया होगा। अब देखिए यहाँ पर मेरे पास क्या है, सबसे पहले हमारा जो टारगेट है वो बेटा इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन का टारगेट है। मतलब हमारा जो टारगेट है बेटा, हम लोग बात करेंगे पहले इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन की। सर ये क्या होता है? अगर किसी भी, देखो भाई एडिशन वहाँ पर होता है बेटा, एडिशन वहाँ पर होता है जहाँ पर या तो आपके सबस्ट्रेट में या तो डबल बॉन्ड हो जाए या तो आपके सबस्ट्रेट में ट्रिपल बॉन्ड हो जाए। देखो एडिशन वहाँ पर होता है या तो सबस्ट्रेट में आपका डबल बॉन्ड हो जाए या फिर सबस्ट्रेट में आपका ट्रिपल बॉन्ड हो जाए, तो वहाँ पर ही आपका एडिशन रिएक्शन होता है, ठीक है। अब अगर मान लो मेरे पास अटैक करने वाला इलेक्ट्रोफाइल है तो इसे हम बोलते हैं बेटा इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, और ये मोस्टली हमारे पास एल्कीन और एल्काइन में देखने को मिलेंगे। क्या देखने को मिलेंगे बेटा? एल्कीन और एल्काइन। तो एक सिंपल सा एग्जांपल लेके चल रहा हूँ, ये मेरे पास एथिलीन का मॉलिक्यूल है बेटा, इस मॉलिक्यूल को बच्चा हम लोग एथिलीन बोलते हैं, ठीक है। आप आईयूपीएससी में से एथीन बोल सकते हैं, 2 कार्बन है, 2 कार्बन के साथ डबल बॉन्ड है, एथ और इन, मगर इसका सिंपल नेम एथिलीन है। अगर मैं इसमें HCl HBr ये सब डालता हूँ तो सिंपल सी बात है, अभी ये सिमेट्रिकल एल्कीन है, अभी आप कहीं भी कुछ भी जोड़ दीजिए तो मैं H को यहाँ और Cl को यहाँ जोड़ देता हूँ। साफ दिख रहा है कि ये एक प्रकार की एडिशन रिएक्शन चल रही है, ठीक है। H को जब यहाँ जोड़ेंगे आप तो ये भैया बन जाएगा CH3। बेटा CH3 के बाद सिंगल बॉन्ड हो जाएगा, क्योंकि बेटा कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है 4, ठीक है। और इस वाले CH2 पर आपका जुड़ जाएगा Cl। तो ये बेटा मेरे पास क्या हो गया, ये मेरे पास हो गया इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन का पहला एग्जाम्पल, ठीक। सर कैसे पता लगा आपको कि ये हमारे पास इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन है? सर न्यूक्लियोफिलिक भी हो सकता था। देखो भाई, अब इसकी जब हम लोग मैकेनिज्म पढ़ेंगे, पेपर में 11 लेवल में आएगा कि राइट डाउन था, ये रिएक्शन आपको लिख देगा 11 लेवल में, ये रिएक्शन आपको लिख देगा और कहेगा बेटा इसकी मैकेनिज्म लिख दो, ठीक है। कहेगा बेटा इसकी क्या लिख दो? मैकेनिज्म। तो देखो अब मैं इसकी मैकेनिज्म लिखने जा रहा हूँ, एक मैकेनिज्म मैं लिख के दिखा रहा हूँ और उसके बाद आप बाकी 1-2 की लिख के दिखा देंगे, और फिर इसी में हम लोग पढ़ेंगे अपना मार्कोनिकॉफ रूल और फिर पढ़ेंगे एंटी मार्कोनिकॉफ रूल, ठीक है। ठीक है भाई, जो पहला स्टेप है उसमें हमारे पास HCl आएगा। तो ये यहाँ पर आपको अच्छी तरह पता है कि Cl की जो इलेक्ट्रॉन विड्राइंग पावर है, मतलब Cl की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है बेटा S से काफ़ी ज़्यादा होती है। तो पहले स्टेप में Cl ये बॉन्ड ब्रेक कर लेगा। आपको बेटा बॉन्ड फिशन 2 प्रकार के बताए गए थे, एक का नाम था बेटा होमोलिटिक बॉन्ड फिशन और एक का नाम था बेटा हेट्रोलिटिक बॉन्ड फिशन। तो भैया ये Cl दोनों इलेक्ट्रॉन लेके निकल रहा है, तो पहला ये जो बॉन्ड फिशन होता है वो ये हेट्रोलिटिक बॉन्ड फिशन है। तो यहाँ पर H पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज और Cl के पास एक लोन पेयर चार्ज कैसा हो गया? माइनस। तो आप देख सकते हैं पहले स्टेप के बाद आपका इलेक्ट्रोफाइल का भी फॉर्मेशन हो गया है और न्यूक्लियोफाइल का भी फॉर्मेशन हो गया है, ठीक। अब इसमें से अटैक किसका होगा वो सबस्ट्रेट डिसाइड करेगा। अगर मैं अपने एथिलीन मॉलिक्यूल की बात करूं, तो यहाँ डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड में बेटा पाई बॉन्ड होता है,
पाई बॉन्ड में केवल पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन रिच है, क्या है इलेक्ट्रॉन रिच, तो वो इलेक्ट्रॉन रिच का अटैक नहीं होने देगा, क्योंकि ये भी इलेक्ट्रॉन रिच है और ये भी इलेक्ट्रॉन रिच है, तो इलेक्ट्रॉन रिच मॉलिक्यूल पर हमेशा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट का अटैक होगा। किसका होगा? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। तो यहाँ पर अटैक बेटा H+ का होगा, तो CH2 डबल बॉन्ड CH2 और बच्चा अटैक करने के लिए हमारे पास कौन आएगा? H+। ठीक है, फिर आपको एक इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट को सब बताया जाता है, सब पढ़ाया जाता है, केवल आपको रिवाइज करने की देरी होती है। एक बताया था आपको इलेक्ट्रोमेरिक प्रभाव, 2 प्रकार का था। अगर कोई इलेक्ट्रोफाइल किसी डबल बॉन्ड पे अटैक करे और उसका बॉन्ड टूट जाए तो उसको बोलते हैं प्लसी इफेक्ट। अगर न्यूक्लियोफाइल अटैक करे उसका डबल टूट जाए तो बोलते हैं माइनस। तो यहाँ H+ जब अटैक करेगा तो ये बॉन्ड अपने आप इधर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए ध्यान से देखिएगा, जब ये मैं इधर शिफ्ट करूंगा, ध्यान से बताइएगा, तो इस वाले कार्बन पे चार्ज सोचिए भाई, जिधर की तरफ इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होते हैं भाई, इलेक्ट्रॉन का तो चार्ज माइनस होता है ना, तो जिधर की तरफ इलेक्ट्रॉन जाते हैं ना बेटा, वहां पे चार्ज आपका क्या आ जाएगा? माइनस, और ये हो जाएगा प्लस। तो ये माइनस इस प्लस को कैप्चर कर लेगा। सीधी सी बात है कि माइनस प्लस को ही कैप्चर करेगा ना। तो ये जो CH2+ है ये मेरा तैयार हो गया, सिंगल बॉन्ड बन जाएगा, और CH2 पे जब मैं H जोड़ दूंगा तो ये CH3। आप देख सकते हैं मेरा इंटरमीडिएट बन गया है और कार्बन प्लस बना है, मतलब ये कार्बोकैटायन बन गया। क्या बच गया बच्चा? कार्बोकैटायन। जरा डिग्री भी चेक कर लेते हैं भाई, आपको इंटरमीडिएट सारे पढ़ा दिए गए हैं, उन सब की स्टेबिलिटी वगैरह भी एक्सप्लेन मैं अपने लेक्चर्स में कर चुका हूं। भाई विश्वास मानो, जिन लोगों ने ये लेक्चर्स कंप्लीट कर लिए ना, उनको कभी कोई समस्या नहीं आने वाली। ठीक है, ये जो कार्बोकैटायन बना है बेटा, ये 1 डिग्री का है। सर कैसे 1 डिग्री का है? बेटा देखो, इस कार्बन पे चार्ज प्लस है, उसके बगल में केवल एक ही कार्बन है। इस प्लस वाले कार्बन पे जितने कार्बन डायरेक्ट जुड़े होते हैं उसको बेटा हम लोग क्या बोलते हैं? डिग्री। क्या बोलते हैं? डिग्री। तो ये बेटा किस डिग्री का है? 1 डिग्री का है। ठीक है, अब स्टेप थर्ड में क्या होगा? अगर कहीं 1 डिग्री 2 डिग्री दोनों बन रहे होंगे तो हमारे पास 2 डिग्री कार्बोकैटायन ज़्यादा स्टेबल होता है कंपेयर टू 1 डिग्री, वो ज़्यादा स्टेबल वाला देखेंगे। अभी तो फिलहाल इधर भी अगर आप बॉन्ड ब्रेक करते हैं ना तब भी 1 डिग्री का बनता है, तो उसको मैंने लिख लिया CH3 CH2+। मैंने इस मॉलिक्यूल को पलटा के लिख लिया। अब ये इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट सेंटर है और यहाँ पर अटैक करने के लिए बचा Cl-। आप देख सकते हैं कि अब की बार ये न्यूक्लियोफाइल अटैक करके जुड़ेगा। ठीक है, पहला अटैक चूंकि इलेक्ट्रोफाइल का हुआ है, इस वजह से इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन है। ठीक है, तो ये इसका स्लो स्टेप होता है, ये इसका स्लो स्टेप होता है, क्योंकि जब धीमे से अटैक करेगा तभी बॉन्ड टूटेगा। ठीक है, तो ये फाइनली बन जाता है मेरे पास CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 और Cl। ठीक है, इस तरह से मेरे पास H+ का अटैक होगा। हाँ, अगर H+ अटैक करता है तो बताऊंगा आगे, एक ब्रीज करके ब्रीजिंग मैकेनिज्म भी यहाँ पर होती है, मगर बेटा वो H+ में नहीं होती है, क्योंकि H+ के पास बिल्कुल भी इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं। ठीक है, अब ये बन गया। अच्छा, बिल्कुल इसी तरह से अगर मैं आपसे ये कह दूं कि भाई आप इसकी मैकेनिज्म लिख दीजिए, वो आप लोग घर में कर लीजिएगा प्रैक्टिस के तौर पे। देखो भाई, सारी चीज़ें तो यहाँ नहीं बता सकते भैया एक एक करके, भाई कुछ चीज़ें मैं बता रहा हूँ और जो प्रैक्टिस वाली हैं वो आप बताइए। ठीक है, अब मेरे को आप ये करके दिखा दीजिएगा, आप एथिलीन ले करके इस पे बच्चा HBr जोड़ दीजिएगा। क्या जोड़ दीजिएगा? HBr, और मेरा प्रोडक्ट क्या हो जाएगा? इस तरह से अभी सिमेट्रिकल है, H यहाँ जोड़ दिया, Br यहाँ, तो क्या बन जाएगा बेटा? CH3 हो जाएगा, CH2Br। इसकी मैकेनिज्म आप सब करके भेज दीजिएगा, जिस किसकी हो जाए, जिस बच्चे की, तो बता दे सर मेरी मैकेनिज्म ये कंप्लीट हो गई। ठीक है, अब मेरा जो नेक्स्ट एग्जांपल है वो मैं प्रोपीन का ले रहा हूँ। किसका ले रहा हूँ बच्चा? प्रोपीन का। अगर आपने थोड़ी सी भी IUPAC मुझसे पढ़ी है तो आप प्रोपीन का स्ट्रक्चर ड्रा कर लेंगे बेटा। प्रोप का मतलब क्या होता है बेटा? 3 कार्बन। प्रोप का मतलब क्या होता है? 3 कार्बन। तो 3 कार्बन बना लिए मैंने, और डबल बॉन्ड यहाँ लगा लो भाई, इस तरह ना डबल बना लिए, कहीं बना लो, यहाँ चाहे यहाँ। तो ये क्या हो जाएगा? CH2, ये हो जाएगा CH और ये हो जाएगा CH3। अब मैं इस पर HCl को ऐड करने वाला हूँ। ठीक है, मगर देखिए यहाँ पर हमारे पास ये जो एल्कीन है ये बेटा अनसिमेट्रिकल है। कैसे पता लगा सर अनसिमेट्रिकल है? क्योंकि देख सकते हैं डबल बॉन्ड के इधर कुछ और दिख रहा है, इधर कुछ और दिख रहा है। तो सीधी सी बात है, जब आपका एल्कीन अनसिमेट्रिकल है तो फिर H को अगर आप यहाँ जोड़ोगे तो बेटा अलग प्रोडक्ट आएगा, अगर आप H को यहाँ जोड़ोगे तो अलग प्रोडक्ट आएगा। अगर एल्कीन आपका सिमेट्रिकल होता है तो आप कहीं भी H जोड़ दीजिए, कहीं भी आपका नेगेटिव पार्ट जोड़ दीजिए, आंसर वही आएगा। मगर देखो, अगर मैं इसमें अब की बार Cl को यहाँ जोड़ता हूँ और H को यहाँ, तो ये मेरे पास क्या बन जाएगा?
CH3, CH पे मेरे पास Cl सिंगल बॉन्ड CH3, इसका नाम है बेटा 2 क्लोरोप्रोपेन। ठीक है, अगर मैं Cl किनारे जोड़ता, अगर Cl किनारे तो फिर H यहाँ पे जोड़ता बेटा, तो ये क्या हो जाता CH3 CH2 और CH2 पे Cl, इसका नाम बच्चा क्या है 1 क्लोरोप्रोपेन। तो बताऊंगा अभी बनते दोनों हैं, मगर ये जो पहला वाला है मेजर है। बस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यहीं से आप सीखना चालू करते हैं, जहाँ पर भी मेजर माइनर का रायता फैलना चालू हो जाता है वहीं से ही आपकी ऑर्गेनिक डिस्टर्ब होना चालू हो जाती है, क्योंकि एक कंपाउंड बनाना तो बन ही जाता है, जहाँ दो बनने होते तो वहाँ दिक्कत आती है। तो अब इसकी मैकेनिज्म देख लेते हैं, इस रिएक्शन की मैकेनिज्म, और इस रिएक्शन के मैकेनिज्म के बाद हम एक स्टेटमेंट लिखेंगे, उसका नाम होगा मार्कोनी-कॉफ रूल। आपके एग्जाम में जरूर आता है। ठीक है, अब देखते हैं भाई इसकी मैकेनिज्म। पहला स्टेप तो बेटा वैसे ही हो जाएगा, HCl में ब्रेक कर लूंगा, इसके इलेक्ट्रॉन Cl ले जाएगा, Cl इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो ये इलेक्ट्रोफाइल बन गया और ये बेटा मेरा न्यूक्लियोफाइल बन गया। अब दूसरे स्टेप में बेटा क्या होगा, इस प्रोपीन पर अटैक होगा तो CH3, उसके बाद मेरा हो गया CH डबल बॉन्ड CH2। अब देखो यहाँ पर है क्या, मैं यहाँ से दो रास्ते बना लेता हूँ। ठीक है, क्योंकि H प्लस अब दो जगह जाके जुड़ सकता है ना, इलेक्ट्रोफाइल का अटैक दो जगह हो सकता है। बताइए, अगर मैं ये बॉन्ड इधर ब्रेक करता हूँ, देखिए ध्यान से देखिएगा, अगर मैं ये बॉन्ड इधर ब्रेक करता हूँ बेटा तो यहाँ नेगेटिव आएगा और यहाँ पॉजिटिव। फिर से सुन लीजिए, अगर ये बॉन्ड मैं इधर ब्रेक करता हूँ बेटा तो यहाँ नेगेटिव यहाँ पॉजिटिव, तो इस केस में H यहाँ जुड़ेगा तो प्लस बीच वाले में आएगा, तो देखिए क्या बनेगा, CH3 हो जाएगा, CH पे प्लस हो जाएगा, सिंगल बॉन्ड CH3। इसी तरह ये बॉन्ड में अगर इधर ब्रेक कर देता हूँ तो बताओ इस कार्बन पे नेगेटिव आएगा तो H प्लस फिर इससे जुड़ेगा तो प्लस फिर किनारे आ जाएगा, तो ये बन जाएगा मेरे पास CH3, ये CH2 यहाँ जुड़ गया तो CH2 प्लस। देखो यहाँ पर बेटा इसके अनसिमेट्रिकल होने की वजह से दो प्रकार के इंटरमीडिएट बन गए। ठीक है, इसके अनसिमेट्रिकल होने की वजह से बेटा दो प्रकार के इंटरमीडिएट बन गए। एक बन गया 2 डिग्री कार्बोकैटायन। बेटा ये 2 डिग्री क्यों है, आप पहचान सकते हैं 2 डिग्री क्यों है, क्योंकि इस वाले कार्बन पे अगल बगल बेटा आपके कितने मेथिल लगे हैं, 2। ठीक है, और इस वाले पे केवल एक ही कार्बन लगा है तो ये 1 डिग्री। आपको कार्बोकैटायन पढ़ाया गया था और बेटा कार्बोकैटायन की बच्चा स्टेबिलिटी भी सिखाई गई थी 11th लेवल में। बस यही 1-2 डिग्री बेंजीन एल्डिहाइड, इसमें ही काम चलता है हमारा, मगर बच्चे उतना ही बेसिक नहीं सीखते हैं और आगे चल के परेशान होते हैं। ठीक है, तो बताइए जरा इन दोनों में से कौन सा बेटा कार्बोकैटायन ज़्यादा स्टेबल है, तो पता लगेगा आपको कि 2 डिग्री कार्बोकैटायन इज मोर स्टेबल इन कंपेयर टू 1 डिग्री। तो मैं इसको उठाऊंगा, क्योंकि जो स्टेबल है वही आगे बढ़ेगा, जो अनस्टेबल है वो आगे नहीं बढ़ पाएगा। भाई इसीलिए कह रहा हूँ पढ़ पढ़ के अपनी स्टेबिलिटी बढ़ाइए। ठीक है, क्योंकि जो स्टेबल होता है दुनिया उसी को आगे धक्का देती है, जो अनस्टेबल वो वहीं धराशायी हो जाता है। तो बेटा इसको उठाऊंगा, इसको मैं क्रॉस कर चुका हूँ। अब थर्ड स्टेप में क्या होगा, मैंने उठा लिया अपना 2 डिग्री कार्बोकैटायन, मैंने उठा लिया अपना 2 डिग्री कार्बोकैटायन, तो यहाँ पर अब आपका क्या बचा हुआ, Cl नेगेटिव न्यूक्लियोफाइल, ये जाके अटैक कर देगा। तो बेटा जहाँ पे प्लस है वहीं तो अटैक करेगा ना, सेंटर में प्लस है तो सेंटर पे ही जाके अटैक करेगा। तो आप देख सकते हैं मेरा जो मेजर वाला है, मेरा जो मेजर वाला कंपाउंड है वो बन गया। हाँ, थोड़े बहुत मॉलिक्यूल इसके बनेंगे, थोड़े बहुत बनते होंगे, मगर तभी वो माइनर में पड़ा हुआ है। ठीक है, ये आप नोट कर लीजिए। अब मैं बिल्कुल इसी तरह से एक मैकेनिज्म दे रहा हूँ जो आप घर में आराम से कर लेंगे, बिल्कुल इसी तरह से मैकेनिज्म दे रहा हूँ जो घर में आप आराम से कर लेंगे, तो आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। ठीक है, और इसको हम लोग समझने के लिए एक नियम समझते हैं जिसे हम 11th लेवल में मार्कोनी-कॉफ रूल बोलते हैं। फिलहाल आप इसकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 और प्लस HBr। तो अगर आप सीधे इसको जोड़ेंगे तो आपने देखा था कि Br बेटा बीच वाले कार्बन पे जुड़ा था, Br या Cl वहां पर क्या था, बीच वाले कार्बन पे जुड़ा था। तो हम लोग ऐसे बोलते हैं जब कभी एल्कीन अनसिमेट्रिकल होता है, कैसा होता है बेटा, अनसिमेट्रिकल, तो हमारे पास जो रिएजेंट होगा उसमें एक पार्ट प्लस होगा, एक पार्ट क्या होगा, माइनस। ठीक है, हमारे पास जो रिएजेंट होगा अगर उसमें दोनों पार्ट सेम हुए, मान लो दोनों Cl होते तो मैं किसी को भी कहीं भी जोड़ देता, अगर दोनों Cl होते बेटा तो मैं किसी को भी कहीं जोड़ देता, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर एक प्लस का पार्ट अलग माइनस का अलग, तो हम लोग बोलते हैं निगेटिव पार्ट वहां जुड़ेगा जहां पे H कम होते हैं। ठीक है, वहां पर भी Cl वहां जुड़ा था बीच में, तो निगेटिव पार्ट बेटा वहां जुड़ेगा। अगर अनसिमेट्रिकल है तो कहीं ना कहीं H की संख्या में डिफरेंस होता है। ठीक है, तो हम बोलेंगे निगेटिव पार्ट वहां जुड़ेगा जहां पे H
कम, तो फाइनली CH3 CH पे आपका यहाँ हो जाएगा Br और ये हो जाएगा CH3। बेटा इस स्टेटमेंट को मैं बोलता हूँ मार्कोनिकॉफ रूल, ठीक है। किसी किसी बुक में KO डबल है, कोई दिक्कत नहीं। तो मार्कोनिकॉफ रूल बेटा कहाँ लगता है, मार्कोनिकॉफ रूल बेटा कहाँ लगता है, पहला पॉइंट आपका एडिशन रिएक्शन पे लगता है। पहला पॉइंट कहाँ लगता है बेटा, एडिशन रिएक्शन में। मार्कोनिकॉफ कहाँ लगता है बेटा, एडिशन रिएक्शन में लगता है। दूसरा पॉइंट इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन में लगता है। किस पे लगता है बेटा, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन में। तीसरा पॉइंट ये बेटा वहाँ लगेगा जहाँ एल्कीन अनसिमेट्रिकल होगा। कैसा होगा बेटा, अनसिमेट्रिकल, क्योंकि अगर सिमेट्रिकल हुआ तो किसी को भी आप कहीं जोड़ दीजिए, दोनों प्रोडक्ट बेटा सेम आते हैं। तीसरा पॉइंट आपका जो रिएजेंट होना चाहिए, आपका जो रिएजेंट होना चाहिए वो पोलर होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, पोलर, मतलब एक पार्ट प्लस का हो, एक पार्ट माइनस का हो, ठीक है। ये 4 पॉइंट होंगे। तो हम लोग बोलते हैं इन 4 पॉइंट के होने के बाद रिएजेंट का नेगेटिव पार्ट वहां पे जुड़ेगा जहां पर H आपके क्या होंगे, कम होंगे, तो मेजर बनेगा। इसका उल्टा करोगे तो क्या बनेगा, माइनर। वो आपको नहीं बनाना होता है। आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इसी मेजर और माइनर का ही ध्यान रखना होता है, ठीक है। आपको इस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बेटा इसी मेजर और माइनर का ही ध्यान रखना होता है। बात समझ गए, ठीक। तो ये स्टेटमेंट था, ऐसे बोल सकते हैं इन द एडिशन रिएक्शन ऑफ, ऐसे बोल सकते हैं मार्कोनिकॉफ रूल को, इन द एडिशन रिएक्शन ऑफ अनसिमेट्रिकल एल्कीन, in the addition reaction of unsymmetrical alkene, negative part of the reagent combine the carbon which has minimum number of hydrogen atoms, ठीक है। तो इस तरह से आप मार्कोनिकॉफ रूल को भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब मैं कुछ मॉलिक्यूल लिख रहा हूँ, पेपर में आपसे पूछेगा बताओ भाई किसमें किसमें मार्कोनिकॉफ रूल लगेगा या किसमें किसमें नहीं लगेगा। तो पहला पॉइंट एल्कीन देख लीजिएगा, रिएजेंट देख लीजिएगा, ठीक है। पहला अगर मैंने एल्कीन ये लिख दिया, मैं पूछ रहा हूँ यहाँ पर कहाँ कहाँ पर मार्कोनिकॉफ रूल लगेगा। पहला मैंने ये लिख दिया, दूसरा मैंने प्रोपीन लेकर के मैंने क्लोरीन लिख दिया, तीसरा मैंने प्रोपीन ले लिया, और इसको लिख करके मैंने ब्रोमीन ले लिया, या चलो HBr कर लें तो वैसा ही हो जाएगा, ठीक। और चौथा मैंने 2 ब्यूटीन का एक मॉलिक्यूल ले लिया, 2 ब्यूटीन। हमारे पास बच्चा ये मॉलिक्यूल 2 ब्यूटीन का है और मैंने HBr ले लिया। देखो भाई पहले वाले में आपका एल्कीन सिमेट्रिकल है, किसी को कहीं जोड़ दो, मार्कोनिकॉफ से कोई मतलब नहीं। दूसरे वाले में एल्कीन तो अनसिमेट्रिकल है मगर यहाँ दोनों Cl हैं, किसी को कहीं जोड़ दो क्या फ़र्क पड़ेगा, दोनों तो Cl है ना, नो मार्कोनिकॉफ, ठीक है। इस वाले में देखिए ये भी अनसिमेट्रिकल और ये भी आपका पोलर, तो ये मार्कोनिकॉफ लगेगा। इस वाले में ये तो पोलर है मगर बेटा ये फिर से सिमेट्रिकल हो गया। आप H को चाहे यहाँ जोड़ दें, चाहे Br को यहाँ, H को वहाँ, दोनों का ही आपका जो प्रोडक्ट होगा वो बेटा सेम प्रोडक्ट आ जाएगा, ठीक है। अब बेटा इसी तरह से हमारे पास एक होता है एंटी मार्कोनिकॉफ रूल, ठीक है। एक क्या होता है बेटा, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। वो बेटा कहाँ लगता है बता रहा हूँ, ठीक है। अगर मैं, मेरा जो अगला स्टेटमेंट है वो एंटी मार्कोनिकॉफ रूल का है। अगर मैं प्रोपीन लेके चलता हूँ, इसका तो बस आप स्टेटमेंट देखिए केवल, अगर मैं प्रोपीन लेके चलता हूँ मतलब अपना एल्कीन अनसिमेट्रिकल लेके चलता हूँ, ठीक है, और उसमें बच्चा मैं केवल HBr देना है, इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड देना है, ठीक है। तो जिन बच्चों को पेरोक्साइड नहीं पता है मैं बता दूं, ऐसा कंपाउंड हो जहाँ पर OO के भी सिंगल बॉन्ड, इसकी बेटा उपस्थिति होनी चाहिए। अगर आप प्रोपीन या किसी भी अनसिमेट्रिकल एल्कीन पर अगर आप HBr देते हैं, ये एंटी मार्कोनिकॉफ रूल केवल बेटा HBr पे लगता है। जैसे मार्कोनिकॉफ HCl, HBr, HI, HOCl सब पे लग जाएगा, ठीक है, मगर एंटी मार्कोनिकॉफ रूल केवल HBr पे लगेगा। और इस केस में अगर आपका पेरोक्साइड प्रेजेंट है तो नेम बिल्कुल अपोजिट रिजल्ट आता है। बोलते हैं बेटा निगेटिव पार्ट वहाँ जुड़ता है जहाँ पे H ज़्यादा होते हैं। निगेटिव पार्ट मतलब Br इस केस में यहाँ देखा गया और H इस केस में यहाँ, मतलब फाइनल इसका आंसर आता है CH3। एंटी का मतलब क्या होता है, उल्टा हो जाना। तो यहाँ पर नॉर्मल प्रोपिल ब्रोमाइड आपको देखने को मिल जाएगा, मगर ये रिएक्शन जो है बेटा ध्यान रखिएगा पेरोक्साइड की प्रेजेंस में होगी और केवल HBr पर होगी। HCl पे बेटा नहीं होती है, HI पे बेटा नहीं होती है, HF तो वैसे नहीं टूटता है, छोड़ो हटाओ, इन सब पे नहीं होती, ठीक है। इसे हम लोग 3 नामों से जानते हैं बेटा। इस रिएक्शन को या तो आप बोल दीजिए
एंटी मोग्निकॉफ रूल, ठीक है, कि इन प्रेजेंस ऑफ अनसिमेट्रिकल एल्कीन, इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड, नेगेटिव पार्ट ऑफ द पोलर रिएजेंट कंबाइन द कार्बन विच हैज द मैक्सिमम नंबर ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। या तो आप एंटी मोग्निकॉफ रूल बोल दीजिए, या बेटा आप इसे पेरोक्साइड इफेक्ट भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं बेटा? पेरोक्साइड इफेक्ट। और इसको देने वाले वैज्ञानिक थे खैरस, तो खैरस KHARASH, खैरस इफेक्ट भी आप इसे बोल सकते हैं। और एक चीज बता दूं, ये बेटा फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन है। क्या है बेटा? फ्री रेडिकल। इसमें आयंस नहीं बनते हैं, इसमें आयंस नहीं बनते हैं। आपको बताया गया था इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड बेटा रेडिकल्स बनते हैं। तो पहले यहाँ पर Br रेडिकल बनता है, फिर वो अटैक करता है, फिर रेडिकल के थ्रू मैकेनिज्म यहाँ पर चलती है। अगर आप 11th लेवल की तैयारी कर रहे हैं तो आपसे इसकी मैकेनिज्म नहीं पूछेगा, केवल आपसे एंटी मोग्निकॉफ स्टेटमेंट पूछ सकता है। अब एक लास्ट मेरे पास, यानी 2 आपके हो गए, एक बेटा इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन हो गया और दूसरा आपका हो गया कौन सा? फ्री रेडिकल एडिशन हो गया। एक जरा मैं हैलोजन वाला केस और जरा बता देता हूँ कि अगर मेरे पास एथिलीन पर मैं ब्रोमीन वगैरह देता हूँ, ब्रोमीन देता हूँ, ठीक है, ये तो पता है भाई आपका एडिशन हो जाएगा, एक Br यहाँ, एक Br यहाँ, तो ये बन जाएगा आपका CH2Br, सिंगल बॉन्ड आपका CH2Br। बेटा एक चीज ध्यान रखना, जिस मॉलिक्यूल के पास लोन पेयर होते हैं, मतलब एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उनका एडिशन एक साइक्लिक ट्रायंगल, उनकी जो मैकेनिज्म है वो एक ब्रीजिंग आपके कैटायन के थ्रू होती है। कैसे होती बता रहा हूँ, ठीक। आप इसके बदले Cl2 भी ले सकते थे। H+ के पास होता क्या है बेटा? उसके बाद खुद के पास इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं, ठीक है। अब इसकी जो मैकेनिज्म मैं लिखूंगा, ध्यान से देखिएगा, बड़ा मुश्किल से लोग समझते हैं इसको। इसमें सबसे पहले ये मेरे पास एथिलीन का मॉलिक्यूल होगा और इसके पास Br का मॉलिक्यूल जाएगा। देखो Br का मॉलिक्यूल अपने आप जल्दी नहीं टूट सकता, जैसे उस वाले में मैंने HCl को आराम से ब्रेक कर दिया था। भाई क्यों ब्रेक कर दिया था मैंने? क्योंकि HCl में Cl की इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ज़्यादा थी, H की कम थी, तो ब्रेक हो गया था। मगर यहाँ पे तो दोनों Br हैं, तो जब Br इस इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड के बाद जाता है ना, तो ये इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड पाई बॉन्ड के पास इसके इलेक्ट्रॉन को धक्का देता है, जिससे यहाँ निगेटिव और यहाँ पर प्लस, मतलब कुछ पोलैरिटी आती है। क्या आती है? पोलैरिटी। फिर इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड मतलब डबल बॉन्ड इस Br को खींच लेता है, ठीक है। डबल बॉन्ड, इस डबल का मतलब हो गया पाई बॉन्ड। पाई बॉन्ड में हवा तो होती नहीं है, पाई बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो इलेक्ट्रॉन इस Br को खींच के एक साइक्लिक 3 मेंबर्ड कैटायन, मतलब ये Br आपका बीच में लग जाएगा ऐसे, और ये प्लस बन जाएगा, ठीक है, ऐसे बनेगा। बात समझे नहीं समझे? अब यहाँ पर क्या है, ये एक साइक्लिक 3 मेंबर्ड रिंग बन गई। कैटायन क्यों आ गया? क्योंकि Br चूंकि 2 बॉन्ड बना के बैठा है ना, तो इस वजह से प्लस। अब जो अगला Br माइनस है वो देखो कहाँ से अटैक करेगा। Br माइनस क्या है कि ये Br इलेक्ट्रॉन खींच रहा होगा। क्यों Br खींच रहा होगा? क्योंकि Br इलेक्ट्रोनेगेटिव भी होता है और प्लस भी आ गया, तो ये इलेक्ट्रॉन खींचेगा। तो इस कार्बन पर या इस कार्बन पर कहीं पर भी आप पॉजिटिव बना लेंगे, तो ये बेटा नीचे से अटैक करेगा और ये बॉन्ड इधर खुल जाएगा। मतलब कुल मिला के अगर आपका ट्रायंगल ऐसे बना है ना, तो Br नीचे से आएगा, एंटी अटैक होता है बेटा, एंटी, मतलब ये Br नीचे लगेगा, तो देखिए ये खुल करके ऊपर जाएगा। आपका मन हो आप इधर से अटैक करा तो उधर चला जाएगा, ठीक है। फाइनली क्या हो जाएगा, देखिए ऐसा आएगा CH2 और Br। ये Br बताइए कहाँ लग रहा है? नीचे, तो सिंगल बॉन्ड CH2, तो वो Br बेटा कहाँ लगेगा? ऊपर। तो बेटा एंटी प्रोडक्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? एंटी प्रोडक्ट, यानी एडिशन रिएक्शन। फिलहाल ओपन चेन में इतना फर्क नहीं पड़ता है, साइक्लिक होगा तो वहाँ फर्क पड़ता है। मतलब कुछ लोग इसकी मैकेनिज्म वैसे ही करा देते हैं, Br2 को पहले ब्रेक कर दिया, Br प्लस बना लिया, Br माइनस बना लिया, जो मैंने कर दिया। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन का एक प्रकार का एग्जाम्पल है, मगर ध्यान रखिएगा आपके साइक्लिक मेंबर रिंग से होगी। तो इसी के साथ आप इसको क्लोरीन से भी ऐसी रिएक्शन करा सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर आपका जो ये वाला पार्ट है बेटा, इस लेक्चर में मैं अपना एडिशन रिएक्शन पूरा कंप्लीट कर रहा हूँ। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन कोई खास नहीं आता है 11 लेवल में, वो बेटा इंटर में हम लोगों को सीखने को मिलेगा जब हम लोग पढ़ेंगे एल्डिहाइडो कीटोन। ये हाइड्रोकार्बन की रिएक्शनें थी और हाइड्रोकार्बन आपके 11th के सिलेबस में है। हाइड्रोकार्बन का मतलब तो पता है ना आपको, एल्केन, एल्कीन और एल्काइन। अब मैं
अपने नेक्स्ट सेगमेंट में लेके आऊँगा, या तो रेडिकल मतलब सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस का पूरा पार्ट एक्सप्लेन करूँगा, SN1 SN2 ऑफ फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। इसी के साथ मेरा एलिमिनेशन का कुछ पार्ट होगा। फिर ये रिएक्शन मैकेनिज्म जब कंप्लीट होगा तो मैं आपका आ जाऊँगा परसेंटेज ऑफ कार्बन, मतलब क्वालिटेटिव एनालिसिस और क्वांटिटेटिव एनालिसिस। उसके बाद मैं अपने इस चैप्टर को क्लोज करूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, सारे लेक्चर बहुत बेहतरीन आते रहेंगे, प्लेलिस्ट में जाके आप जरूर देखिएगा। थैंक यू।